Hello students, today we will start the course book of your English class 6th. So this is the book New Learning to Communicate and this is your course book. Let me show you. Yes, this is the course book and we will start going through the chapter and this is the chapter 1 When I was a Child. तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के विद इन, ये हमें ये बताएगी कि जब हम छोटे थे तो हमारे छोटे में बचपन में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे. चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल लाइफ सीजन्स. जेरी स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल लाइफ सीजन्स. तो ज़िंदगी में बहुत सारे सीजन्स आते हैं, अलग अलग फेजेस आते हैं. कभी आप छोटे होते हो, कभी आप थोड़े बड़े हो जाते हो, एडल्ट होते हो, फिर एक टाइम आता है जब ओल्ड एज आती है. लेकिन जो चाइल्डहुड है वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है, सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है आपके लाइफ का. राइट? वॉट इज़ योर अर्लीस्ट मेमोरी एज अ चाइल्ड. अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम बच्चे थे तो उस बचपने के टाइम की आपकी सबसे अर्लीस्ट मेमोरी क्या थी. बचपन में आपकी कोई एक याद होगी जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती होगी, वो क्या थी. विच इंसिडेंट्स फ्रॉम योर अर्ली चाइल्डहुड डू यू रिमेंबर. ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा, कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जो बचपन की आपको याद होगी. विच मेम्बर ऑफ योर फैमिली वर यू पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ व्हेन यू वर लिटिल. तो जब आप छोटे थे तब आपको कोई घर का कोई एक ऐसा मेम्बर ज़रूर होगा जिसका जिसका मतलब आप जिसको बहुत पसंद करते होंगे. यू वर फॉन्ड ऑफ देम. ओके, ऐसे अब हम बड़े हो गए हैं तो हम समझते हैं, समझदार हो गए हैं कि हर कोई हमें प्यार करता है, हर कोई हमें समझता है. लेकिन बचपन में हम इतने समझदार नहीं होते. तो कोई एक ऐसा होता है जिसके हम बहुत ज़्यादा, हमको लगता है ये हमको बहुत प्यार करते हैं, तो हम उनके फॉन्ड ऑफ रहते हैं एकदम. राइट? आगे बढ़ते हैं. दिस यूनिट विल रिमाइंड यू ऑफ द वेरीड एक्सपीरियंसेस यू हैव एज अ चाइल्ड. तो अब जब हम इस पूरी यूनिट को पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. ये तीनों ही हमारे चाइल्डहुड के बारे में हमको बहुत सारी बातें याद कराएंगे और आई होप कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए. तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा होमवर्क है जो इसी में दिया गया है, हम उसे देखते हैं. तो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स वार्म अप. तो यहाँ पर लिखा हुआ है वार्म अप. और वार्म अप क्या होता है, यहाँ पर मैं करना क्या है मैं आपको बताती हूँ. और सारे लोग करेंगे, सारे बच्चे करेंगे इसको. और जब हम लोग मिलेंगे कभी, स्कूल ओपन होंगे, तो मैं जो हूँ इसको चेक करूँगी. फिल इन द टेबल द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर चाइल्डहुड. तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं. यहाँ एज, लाइफ इंसिडेंट और प्लेसेस और यहाँ पर पर्सन और पीपल यू वर विद. तो आपको क्या करना है कि आपके बचपन में के जो मोमेंट्स हैं उसे रिकॉल करना है. ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग दैट हैपेंड ईच ईयर. आपको कुछ सोचना है कि जो कोई ऐसी चीज़ जो हर साल होती थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके बचपन में जो हर साल होती थी. एंड यू आर वर विद व्हेन इट हैपेंड. और आप किसके साथ थे जब ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग हैपेंड विच ईच ईयर. ठीक है, आपको ईयर फोकस करना है. दूसरी चीज़ आपको क्या फोकस करनी है कि विद व्हेन इट हैपेंड, कब ये हुआ था और किसके साथ आप थे जब ये चीज़ हुई थी. मेक एटलीस्ट 5 एंट्रीज. आपको कम से कम 5 एंट्रीज करनी है. यू कैन गिव इवन अटैच फोटोग्राफ इफ वांट. अगर आपके पास कोई फ़ोटो है उससे रिलेटेड तो आप उसे फ़ोटो को भी अटैच कर सकते हैं. आपको लिखना है कि आपकी क्या एज थी उस समय, क्या हुआ था, कौन सी जगह थी और आप किसके साथ थे. सिंपल. तो आपको 5 बातें अलग अलग एजेस की लिखनी है या सेम एज की भी लिख सकते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं 5 साल का था तो मैं जो था एक मेले में गया था. आई वॉज देयर इन अ फेयर. ओके. प्लेस क्या थी. मे बी इट कैन बी लखनऊ, इट कैन बी समथिंग एल्स, कानपुर, एनीथिंग इट कैन बी. एंड पर्सन और पीपल यू आर विद. आई एम विद माई मदर, विद माई फादर. और आप उस इंसिडेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको इस पूरे पेज को कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करके रखना है. फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के साथ. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. Hello dear students. So we have covered already the part 1 in which we have discussed about the childhood. I have provided you with the activity of this course book. Today we will continue the chapter and we will continue with the section 1 and the name of the chapter is Through a Colored Glass. So let's start reading the chapter and understanding the chapter in the better way. I'll try to explain the chapter in Hindi also. So let's begin. R.K. Lakshman talks about his childhood, his brother R.K. Narayan
and his path towards becoming a celebrated cartoonist and illustrator. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो या अगर आपको पता हो तो न्यूज़पेपर्स में कुछ कार्टून बने होते हैं और कई बार नीचे आर के लक्ष्मण या आर के नारायण जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं या नाम लिखे होते हैं. एक्चुअली ये लोग जो हैं बहुत जाने माने एक कार्टूनिस्ट हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं. ठीक है, तो इन्हीं की चाइल्डहुड की स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. लिखा हुआ है इन आर ओल्ड हाउस इन मैसूर देयर वॉज अ विंडो. तो वो बताते हैं कि इनके घर में बहुत पहले जब ये मैसूर में रहते थे, मैसूर एक जगह है, वहाँ पर एक विंडो हुआ करती थी. इट हैड अ ग्लास पेन डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स. ईच पार्ट हैड डिफरेंट कलर. वन डे द पेन ब्रोक. बिट्स ऑफ कलर ग्लासेस टिंकल डाउन. तो इनके यहाँ पर एक विंडो थी. उस विंडो का जो ऐसे कोना होता है, उस कोने पे बहुत अलग अलग कलर के ग्लासेस लगे हुए थे. राइट. लेकिन एक दिन बाई चांस वो विंडो टूट गई और जो विंडो के जो ग्लासेस हैं वो टूट के नीचे गिर गए. टिंकल डाउन यानी टूट के टुकड़ों टुकड़ों में टूट के नीचे गिर गए. I ran to pick up those pieces. I looked at every color one after another. तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो दौड़ के जाते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और जाकर वो फटाक से वो जो पेन टूटे हुए हैं उनको उठाते हैं और फटाफट उनको पिक कर लेते हैं. अलग अलग कलर के वो ग्लासेस हैं और एक एक करके वो उनको उठा लेते हैं. सडनली आई हैपन टू सी थ्रू द ग्लासेस. और फिर क्या होता है, ये जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो उन ग्लासेस की मदद से देखना शुरू कर देते हैं. एंड आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड. और उनको एक नई दुनिया दिखने लगती है. इट वॉज स्ट्रेंज, वियर्ड एंड फ्राइटनिंग. तो ये अजीब है, अजीब सा है और डरावना भी है. एवरीबडी एंड एवरीथिंग लुक ब्लू. क्योंकि वो ब्लू कलर के ग्लास से देख रहे थे तो उन्हें सब कुछ ब्लू कलर का नजर आ रहा था. द ब्लू गार्डनर डग. तो ये डग क्या होता है, तो डग होता है खुदाई करने वाला, कुदाल टाइप का. ठीक है, तो गार्डनर का जो डग है वो भी ब्लू कलर का हो गया है. द ब्लू अर्थ, पूरी जमीन भी ब्लू कलर की हो गई है. नियर बाय स्टूड अ ब्लू काउ स्विशिंग इट्स ब्लू टेल. और पास में एक काउ खड़ी हुई है जो वो अपनी टेल को जोर जोर से हिला रही है. स्विशिंग टेल मतलब होता है जोर जोर से अपनी टेल को हिलाना. देखो नीचे हम देख सकते हैं, ये इस पिक्चर में साफ साफ दिखाया गया है. तो डग है जो हाथ में इसने लिया हुआ है और ये टेल है जो अपनी काउ जो अपनी टेल को स्विश कर रही है. ठीक है. Why the sun had turned blue in the sky. और यहाँ तक कि जो आसमान में सन है वो भी ब्लू हो गया है क्योंकि वो ब्लू कलर के ग्लास से देख रहे हैं. Everything was spooky and still. Spooky मतलब होता है strange, अजीब, और frightening, डरावना. हर कुछ डरावना दिख रहा है और शांत दिख रहा है. I couldn't bear it anymore. अब क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं राइटर तो इन्हें डर लगने लगता है. क्विकली आई रेज द ग्रीन ग्लास पीस. तो वो ब्लू ग्लास को हटा देते हैं और जल्दी से ग्रीन कलर के ग्लास को उठा लेते हैं. थैंक गॉड थिंग्स बिकेम चेयरफुल अगेन. आपको पता होगा कि ग्रीन कलर बहुत कूल, कोल्ड और चीयरफुलनेस का प्रतीक है ना, शांति का प्रतीक है ग्रीन. मतलब अच्छा, ग्रीनरी देख के एक अच्छी पीस फील होती है. तो उन्होंने ग्रीन ग्लास उठा लिया और उसके बाद चीज़ें दोबारा से चीयरफुल लगने लगी. द सेम गार्डनर वॉज शोवलिंग अगेन. शोवलिंग मतलब खुदाई कर रहा है. शोवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ज़मीन से नीचे से मिट्टी निकाली जाती है. तो वो गार्डनर अभी भी शोवलिंग कर रहा है विद अ बकेट बाय हिज साइड. और पास में उसके एक बकेट है. देखो पास में उसके एक बकेट है जिस बकेट में वो मिट्टी का सब ढेर उठा के रखेगा. ठीक है. विद अ बकेट बाय हिज साइड. द काउ टर्न फ्रेंडली. अभी तक काउ जो ब्लू कलर की दिख रही थी वो दोबारा से ग्रीन कलर की नॉर्मल अच्छी नजर आने लगी. बट आई हैड टू ट्राई आउट द रेड पीसेस. बट अब क्या है कि जो राइटर है, जो नरेटर है, वो रेड कलर के पीस को भी ट्राई करना चाहते हैं. आई स्टक टेरर इनटू माई हार्ट. मगर ऑथर को बहुत डर लग रहा है क्योंकि रेड कलर आपको पता है ना डेंजर का साइन होता है. तो रेड कलर हमेशा डेंजर का साइन होता है. यहाँ पे हमें कलर्स की भी जानकारी दी जा रही है कई बार. द काउ वॉज रेडी टू अटैक मी. जैसे ही उन्होंने देखा उनको डर लगा क्योंकि ऐसा लगा काउ रेड कलर की हो गई है और बहुत डेंजरस हो गई है और वो शायद अटैक कर देगी. द डॉग बेड इट्स टीथ. और डॉग तो ऐसा दिख रहा था कि वो अपने दांत दिखा के एकदम डरावनी तरीके से देख रहा है. एंड द गार्डनर वॉज डिगिंग अप द स्केलेटन अंडर द नीम ट्री. और ऐसा लग रहा था गार्डनर को देखकर कि वो कोई कंकाल को जो है डग आउट कर रहा है बाहर. ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे से. रेड क्लाउड्स गैदर इन द ब्लडी स्काई. और लाल कलर का आसमान भी हो गया है और वहां पर लाल कलर के बादल भी हो गए हैं. द वर्ल्ड वॉज सीन ऑफ वॉर. तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जगह कोई महा लड़ाई छिड़ने वाली है, वॉर होने वाला है. स्वेटिंग एंड ट्रेम्बलिंग. अब स्वेटिंग एंड ट्रेम्बलिंग मतलब बहुत डर, पसीने, डर के मारे पसीने छूट जाना. आई स्विच बैक टू ग्रीन. अब ऑथर को लगता है भाई ये तो बहुत खतरनाक है तो वो दोबारा से ग्रीन कलर की तरफ शिफ्ट कर जाता.
तो दोबारा से क्या करते हैं, ग्रीन कलर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. एट वंस द थिंग्स काम डाउन, और फिर अचानक से चीजें नॉर्मल हो जाती हैं. इट वॉज कूल प्लेजेंट डे आउट इन द गार्डन एट होम वेयर द ब्रीज ब्लू सॉफ्टली. और जैसे ही ग्रीन कलर से वो ग्रीन ग्लास से देखने लगते हैं तो चीजें बहुत कूल काम शांत नजर आने लगती है, बाहर का मौसम अच्छा लगने लगता है और अच्छी अच्छी हवा भी चलने लगी है, तो सब कुछ अच्छा फील होने लगता है. फादर एंड मदर वर आउट, मम्मी पापा शायद इस बच्चे के कहीं बाहर गए हुए हैं. आई वॉज फ्री टू प्ले द होल इवनिंग, इसीलिए ये शाम से आज़ाद है, खेल कूद रहा है, पढ़ने का कोई टेंशन नहीं क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, और मज़े कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है. एज आई रिमेंबर इट दिस वॉज माई फर्स्ट कम्युनिकेशन विद माई सराउंडिंग्स. तो अब जैसा कि ऑथर कहते हैं कि उनको याद है कि अपने आसपास की चीज़ों के साथ पहली बार वो इतनी ज़्यादा रूबरू हुए थे. इस तरीके से पहली बार हुआ था कि वो अलग अलग पेन ग्लासेस से, अलग अलग कलर के ग्लासेस से जो है बाहर की सिनेरियो को देखने की कोशिश कर रहे थे. आई लव लुकिंग थ्रू द ब्रोकन ग्लास पीसेस फीलिंग डिफरेंट विद ईच कलर. वो अलग अलग ग्लासेस से देख रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ऐसा करने में. परहैप्स दिस वॉज एन अर्ली साइन ऑफ माई इंटरेस्ट इन विजुअल थिंग्स. और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि विजुअल चीज़ें, मतलब जो चीज़ें दिखती हैं हमें, दिखने वाली चीज़ों के साथ उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था. इन ड्राइंग एंड पेंटिंग दैट वर टू बी माई लाइफ. तो ये चीज़ उनको पहली बार समझ में आई थी कि उनको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक है जो उनकी लाइफ में उनके साथ पहली बार हो रहा था. राइट, ओके. When did I start drawing? Maybe at the age of 3. तो नरेटर कहते हैं कि उन्होंने ड्राइंग करना शुरू किया जब वो 3 साल के थे. आई स्टार्टेड ऑन द वॉल ऑफ कोर्स लाइक एनी नॉर्मल चाइल्ड. तो अक्सर बचपन में हम लोगों ने वॉल के ऊपर दीवार पे कुछ कुछ बनाया होगा, तो ये बच्चा भी वॉल पर ही पेंटिंग करता है. पेरेंट्स वर मोर टॉलरेंट इन दोज डेज. तो पहले पेरेंट्स बहुत टॉलरेंट होते थे, जल्दी गुस्सा नहीं करते थे. तो इसीलिए नरेटर कहता है, ऑथर कहता है, नो वन स्टॉप माई स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स. तो स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कि थोड़ा खींच के कुछ उल्टी सीधी ड्राइंग करना. तो उसकी उल्टी सीधी ड्राइंग को कोई भी स्टॉप नहीं करता था जब वो वॉल पे ड्राइंग्स करता था. आई ड्रू विद अ बिट ऑफ बर्न्ड वुड दैट आई गॉट फ्रॉम द हॉट वाटर स्टोव इन द बैकयार्ड. ये किस चीज़ से ड्राइंग करते थे? तो ये ड्राइंग करते थे जो लकड़ियाँ जल जाती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा राख वाला ब्लैक पोर्शन होता है, उसी से ड्राइंग करते थे. ये उनको कहाँ पर मिलता था? घर के पीछे बैकयार्ड में, जहाँ पर स्टोव जलती थी जिसके ऊपर खाना बनता था, वहीं से वो लकड़ियाँ ले आते थे और उसी से ड्राइंग करते थे. वॉट डिड आई ड्रॉ? क्या ड्रॉ करते थे वो? ओह, द यूजुअल थिंग्स, ट्रीज, हाउस, द सन बिहाइंड द हिल्स. तो वो क्या चीज़ें ड्रॉ करते थे? नॉर्मल चीज़ें जो उन्हें दिखती थी, जैसे कि घर, पेड़, सन, जो कि हिल्स के पीछे छुपे हुए सन होता है, वो सारी चीज़ें ड्रॉ करते थे. आई वॉज नॉट एट ऑल गुड स्टूडेंट इन क्लासरूम. अब नरेटर बताते हैं कि वो क्लासरूम में पढ़ाई में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे. द वन टाइम आई गॉट अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द टीचर वॉज फॉर वन ऑफ माई ड्राइंग्स. लेकिन एक बार इनकी एक टीचर ने इनको शाबाशी दी थी. पैट करना यानी कि पीठ थपथपाना, शाबाशी देना. इनके एक टीचर ने इनको शाबाशी दी थी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी. अब ये वो इंसिडेंट को रिकॉल कर रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिन. We were all asked to draw a leaf. सभी बच्चों को कहा गया था कि उनको एक पत्ती बनानी है. Each child scratched his head and wondered what a leaf looked like. हर बच्चा ये सोच रहा था कि लीफ कैसी दिखती है असल में, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को जज नहीं करते. One drew a banana leaf which became too big for the slate. तो स्लेट पे क्योंकि लीफ बनानी थी, तो एक बच्चे ने बनाना, जो आपने केले की लीफ देखी कि बहुत लंबी होती है, वो बड़ी सी होती है, तो उसने बनाना लीफ ड्रॉ की, लेकिन वो स्लेट से बाहर जाने के मूड में थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो सही से बन नहीं पाई. Another drew a speck that couldn't be seen. Speck यानी कि एक बहुत छोटा सा पॉइंट. तो एक ने बहुत छोटी लीफ ड्रॉ की जो दिख ही नहीं रही थी. Some just managed blobs. और कुछ जो है ऐसी चीज़ बना दी है जो लीव्स की तरह लग ही नहीं रहा था. ब्लॉब्स मतलब कुछ ऐसा जो असल में वो लग ही नहीं रहा है जो वो बनाया गया है. When the teacher came to me, he asked, "Did you draw this by yourself?" जब टीचर नरेटर के पास आते हैं तो वो पूछते हैं क्या तुमने ये खुद से बनाया है. I hesitated. तो नरेटर को एकदम से डर लगता है. Had I done the wrong? उसको लगता है क्या मैंने कुछ गलत बना दिया. I nodded dumbly. उन्होंने सर हिलाया कि हाँ, एकदम बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाया कि हाँ मैंने बनाया है. एंड डू यू नो द टीचर एक्चुअली ब्रोक इनटू अ स्माइल. नरेटर बताते हैं आपको पता है फिर क्या हुआ. टीचर के चेहरे पे स्माइल आ गई. ही सेड आई हैड डन अ वेरी गुड जॉब. टीचर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है. ही सॉ ग्रेट पॉसिबिलिटी इन द लीव. उन्होंने कहा इस लीव के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है, यानी कि बहुत रियल ये लुक मार रही है.
I drew so long ago on a hot afternoon, sitting in the dull classroom. तो एक बहुत उदासीन क्लासरूम में बैठकर बहुत समय पहले बहुत गर्मी में उन्होंने इस लीफ को ड्रॉ किया था. I had seen the leaf on the peepal tree, which I passed each day on my way to school. तो ये लीव उन्होंने कहाँ देखी थी? जब वो घर जाते थे, स्कूल जाते थे, उस रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था, वहाँ पर जो पत्तियाँ होती थी वहीं पर उस नरेटर ने उस पत्ती को देखा था. जनरली पीपल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. नरेटर कहते हैं कि लोग चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं. दे हार्डली सी एनीथिंग अराउंड देम. वो अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं लेकिन अनदेखा करके, ढंग से देखते नहीं. बट आई हैड अ नी आई यानी कि बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की पावर. कुछ लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसको एकदम ध्यान से देखते हैं, उसको याद रखते हैं. आई ऑब्जर्व एवरीथिंग एंड हैड अ गिफ्ट फॉर रिकॉलिंग डिटेल. नरेटर कहते हैं कि मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ और उसकी डिटेल्स को याद रखने में भी मेरे पास एक बहुत अच्छी गॉड गिफ्ट पावर है. ठीक है. दिस इज एसेंशियल फॉर एवरी कार्टूनिस्ट एंड इलस्ट्रेटर. और ये बात एक कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो बाद में जाके एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट बने. तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. As far as I can remember, the crow attracted me because it was so live on the landscape. तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि इनको जो है क्रो से यानी कि जो कौवे होते हैं उनसे हमेशा से अट्रैक्शन रहा है. अभी क्यों अट्रैक्शन रहा है वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे. उन्होंने कहा बिकॉज इट वॉज सो लाइव ऑन द लैंडस्केप, क्योंकि वो जो है बहुत लाइव है, बहुत नज़र आते हैं. इन आर गार्डन इट स्टूड आउट ब्लैक अगेंस्ट द ग्रीन ट्री. जो क्रोज हैं उनके बारे में नरेटर कहता है कि उनके गार्डन में हरे हरे पेड़ों के बीच वो ब्लैक कलर के नज़र आते हैं. ब्लू स्काई, रेड अर्थ एंड येलो वॉल. कोई भी तरह का लैंडस्केप हो, क्रो उसमें अलग से नज़र ही आएगा हमेशा. ठीक है. आर अदर बर्ड्स आर शाई एंड ट्राई टू हाइड देमसेल्व्स. बाकी के जो बर्ड्स होते हैं वो थोड़े शाई होते हैं, खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं. बट द क्रो इज़ वेरी क्लेवर. इट कैन लुक आफ्टर इटसेल्फ वेरी वेल. पर क्रोज जो हैं कभी डरते नहीं हैं, वो अपना ध्यान रख सकते हैं, इसलिए खुद को छुपाते नहीं हैं. आई हैव नेवर ग्रोन आउट ऑफ द चाइल्डहुड फैसिनेटेड फॉर द क्रो. नरेटर कहते हैं कि उनके पूरा बचपन क्रो को लेकर उनको एक बहुत उत्सुकता रही. क्रोज जो कौवे हैं उनको हमेशा पसंद रहे. आई हैव पेंटेड हंड्रेड्स ऑफ क्रोज सिंगली इन अ ग्रुप फ्रॉम नियर एंड फार एंड इन मेनी मूड्स. तो नरेटर कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे क्रो की ड्राइंग बनाई है, पास से, दूर से, अकेले, ग्रुप में, अलग अलग तरह के क्रोज की पेंटिंग बनाई है. सम टाइम आई पुट क्रो इन टू माई कार्टून्स. कई बार वो कार्टून्स में क्रो बनाते हैं. माई क्रो पेंटिंग हैव गॉन टू मेनी कंट्रीज. वन ऑफ देम हैंग इन अ फेयर अवे आइसलैंड नाउ. ऑथर कहते हैं कि उनकी क्रो की पेंटिंग बहुत सारे देशों में पहुंची है. ऑथर कहते हैं कि उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स जो क्रो के ऊपर बनाई गई है, यानी क्रो उन्होंने बहुत सारे बनाए, वो आज भी बहुत सारे अलग अलग देशों में हैं. कुछ तो इतनी दूर है जैसे कि आइसलैंड, फार अवे आइसलैंड नाउ. ओके, आगे बढ़ते हैं. आई वॉज अबाउट 9 or 10 when I decided to be an artist. नरेटर कहते हैं कि वो लगभग 9 या 10 साल के थे जब उन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट बनेंगे. आई वुड साइकिल फॉर 10 miles अराउंड आवर होम टू फाइंड इंटरेस्टिंग लैंडस्केप टू पेंट. इस का आर्टिस्ट बनने के लिए वो क्या करते थे, 10 माइल्स तक साइकिल चलाते थे अपने घर के आसपास और आसपास के अच्छे अच्छे लैंडस्केप को देखते थे कि किसकी वो पेंटिंग बना सकते हैं. मैसूर वॉज अ गुड प्लेस फॉर दिस, फुल ऑफ ट्रीज, स्ट्रीम्स, हिल्स एंड ओल्ड ruins. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जिस जगह पर उनका घर था यानी कि मैसूर चेन्नई मद्रास बेसिकली इधर साउथ का एरिया है. तो वो बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज थी, ट्रीज थे वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रीम्स यानी नदियाँ थी, हिल्स थे. आई ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ बाई लुकिंग इलस्ट्रेशन इन द फॉरेन मैगजीन. और बहुत सारी चीज़ें वो फॉरेन मैगजीन से भी पिकअप करते थे ड्रॉ करने के लिए. द कार्टून्स वर स्पेशल अट्रैक्शन. जिसमें उनको कार्टून बनाना बहुत पसंद था तो वो उनके लिए स्पेशल अट्रैक्शन था. I began to draw cartoon and found the local newspaper willing to publish them. ये कार्टून बनाने लगे और उन्हें ये पता चला कि जो लोकल के न्यूज़पेपर हैं उन्हें कार्टून्स छापना अच्छा लगता है. आई मस्ट हैव डन वेल बिकॉज आई वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ पोस्टर्स टू. इनको पोस्टर्स बनाने का भी मौका मिला तो ये उसी काम में और बेहतर होते चले गए. फॉर द डिफेंस प्रोग्राम एंड फॉर द एडल्ट एजुकेशन.
तो डिफेंस प्रोग्राम के लिए और एडल्ट एजुकेशन के लिए उन्होंने पोस्टर्स भी बनाए थे. आई अर्न माई पॉकेट मनी एंड नेवर हैड अ ट्रबल माई पेरेंट फॉर इट. इन्होंने खुद अपनी पॉकेट मनी कमाई और अपने पेरेंट्स को कभी भी पॉकेट मनी के लिए परेशान नहीं किया, क्योंकि इनके पास कार्टून बनाने की वजह से हमेशा ही पैसे रहते थे. When Narayan's story began to get published in the Hindu. अब नारायण कौन है? नारायण है आर के नारायण. आर के नारायण एक बहुत फेमस राइटर हैं और ये जो हैं इनके भाई हैं आर के लक्ष्मण के. आर के लक्ष्मण वो व्यक्ति हैं जिनकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं और आर के नारायण कौन है? आर के लक्ष्मण के भाई हैं. और आर के नारायण ने एक बहुत फेमस स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था मालगुडी डेज और दूसरा था स्वामी एंड फ्रेंड्स. राइट. तो ये दोनों स्टोरी आर के नारायण ने लिखी थी और ये हमसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है. आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, जैसे कोई भी नेशनल लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, वहाँ पर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा. तो आर के नारायण की जब बुक्स छपना स्टार्ट हो गई इन मद्रास, ही आस्क्ड मी टू इलस्ट्रेट देम. तो इनके भाई आर के नारायण ने आर के लक्ष्मण से कहा कि ऐसा करो, तुम इन स्टोरीज के लिए कुछ ड्राइंग्स बना दो, इलस्ट्रेट कर दो, यानी कि इनके लिए ड्राइंग्स बना दो. आई न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड एंड whom ही हैड इन द माइंड फॉर कैरेक्टर्स. अब क्योंकि जो दो भाई हैं एक साथ रहे हैं हमेशा से, वो सबको जानते हैं और वो अपने भाई के बारे में ये जानते थे कि उनका भाई असल में क्या सोच रहा है. डिडंट वी बिलोंग टू द सेम प्लेस. वो बता रहे हैं क्योंकि हम सेम जगह से बिलोंग करते थे. हैडेंट आई स्पेंड आवर्स इन एवरी स्पॉट अराउंड अस इंक्लूडिंग द बिजी मार्केट स्क्वायर. तो यहाँ पर आर के नारायण और आर के लक्ष्मण दोनों दो भाई हैं. आर के नारायण स्टोरी राइटर हैं मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स के, और आर के लक्ष्मण एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं जो कार्टून बनाते हैं. तो आर के नारायण की बुक के लिए इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ करने शुरू किए. As I drew hundreds of pictures, I picked up techniques quite naturally. उन्होंने कई सारी पिक्चर्स बनाई और उससे उनसे अपने भाई से कहा कि चुन लो इसमें से जो भी तुम्हें अपने उसमें डालना है स्टोरी में. अच्छा, अब यहाँ से जब उन्होंने इतनी सारी पिक्चर्स ड्रॉ की, उन्हें एक आइडिया मिला. क्या? ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर क्या होता है? जब बार बार किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, गलती करते हैं, ट्राई करते हैं, गलती करते हैं, एंड फाइनली आप सही रास्ते पर पहुँच जाते हैं. Taught me to use brush and paint and ink. और यहीं से उन्होंने ब्रश, पेंट और इंक को यूज़ करने में एक बहुत अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया. Others beside नारायण began to ask me to illustrate their stories for them. इसके अलावा इनको इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि नारायण, आर के नारायण यानी इनके भाई तो इनसे ड्राइंग्स करवाते ही थे, लेकिन और भी लोग इनसे ड्राइंग करवाने लगे जब सबको पता चला कि ये इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं. आफ्टर दिस आई ट्राइड गेटिंग अ जॉब एज अ कार्टूनिस्ट इन न्यू दिल्ली. लेकिन इसके बाद ये जाते हैं और न्यू दिल्ली में जाके एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि मुझे कार्टून बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मुझे कार्टूनिस्ट बना लीजिए. द हिंदुस्तान टाइम्स टोल्ड मी आई वॉज टू यंग टू बी अ न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट. लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. न्यूज़पेपर वाले कहते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स वाले कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो और इतने छोटे लड़के से हम कार्टून नहीं बनवाएंगे. आई वॉज मोर सक्सेसफुल इन बॉम्बे. आई गॉट वर्क इन ब्लिट्स एंड फ्री प्रेस जर्नल. तो ये डिसअपॉइंट नहीं हुए. इसके बावजूद ये बॉम्बे गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक जर्नल में, एक मैगज़ीन में कार्टून्स ड्रॉ करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर इन्हें अपॉइंट कर लिया गया. बिसाइड कार्टून्स आई डिड कॉमिक स्ट्रिप्स टेलिंग स्टोरीज ऑफ तांत्रिक एंड मैजिशियंस एंड अदर हीरोज़. सिर्फ कार्टून्स के अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करते थे, जैसे मैजिशियंस की स्टोरी और हीरोज़ के बारे में भी ड्राइंग करते थे. वेरी सून आई मेड अ नेम फॉर माई सेल्फ एंड जॉइंड अ बिग इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया. इसके बाद धीरे धीरे इनका नाम इसी क्षेत्र में फेमस होता गया और वो एक समय के बाद एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर को ज्वाइन कर लेते हैं जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम ज़रूर सुना होगा. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में जो उसका फर्स्ट पेज होता है उस पर अगर आपको कोई भी कार्टून बना हुआ नज़र आए तो पेपर्स उठाइएगा और देखिएगा वहाँ पर ज़रूर नाम लिखा होगा आर के नारायण का, क्योंकि आर के लक्ष्मण का. आर के लक्ष्मण ही वो सारी पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं. फॉर 47 ईयर्स आई हैव बीन ड्राइंग कार्टून फॉर फ्रंट पेज. तो ये 47 ईयर्स बीत चुके हैं जब आर के लक्ष्मण कंटिन्यूसली पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं
किसके लिए? द हिंदू के लिए. अ स्टैम्प was brought out to celebrate 150 years of the newspaper and the picture on it was one of my cartoon. तो जो स्टैम्प 1 साल जब पूरे हो गए ना न्यूज़पेपर के, तो एक स्टैम्प बनाया गया था हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, और उस स्टैम्प में भी जो कार्टून बना था वो भी आर के लक्ष्मण ने ही बनाया था. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए. Yes, I have worked very hard and long, but I have never forgotten that you can see the world through pieces of colored glasses. तो अब क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुके हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर मैं कभी नहीं भूला कि आप छोटी छोटी ग्लासेस की कलर्ड पीसेस से भी दुनिया देख सकते हो, जैसा कि ये बचपन में किया करते थे. नॉर हैव आई लॉस्ट माई लव फॉर दोज नॉइजी ब्लैक बर्ड्स विच आर ऑलवेज अराउंड अस मैनेजिंग टू सर्वाइव. और ना ही इनका प्यार कम हुआ है उन सारी ब्लैक कलर की बर्ड्स के लिए, स्पेशली क्रोज के लिए, जो हमेशा इनके आसपास रहती हैं और खुद को हमेशा सर्वाइव करने के लिए, खुद को बचाने की हमेशा कोशिश करते रहती हैं. आई कंटिन्यू टू पेंट क्रोज विद एज मच एज एन्जॉयमेंट एज आई डिड ऑन दोज लॉन्ग अगो डेज एज अ केयर फ्री चाइल्डहुड. वो कहते हैं कि मैं आज भी क्रोज की ड्राइंग करता हूँ, आज मैं कौवे ड्रॉ करता हूँ जैसा कि मैं बचपन में किया करता था. When each day was exciting and every hour brought adventure. और ये बचपन के दिन को क्या कहते हैं कि बचपन का दिन ऐसा समय होता है जब हर दिन एक एक्साइटमेंट होता है और एडवेंचरस होता है. तो ये थी चाइल्डहुड की स्टोरी. पूरी स्टोरी को हमने कवर कर लिया है. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर के साथ जुड़े रहिए. इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.